So we have already covered meaning of tax. The tax is a contribution levied on person, property, or business for the support of government. We have completed the types of taxes, that is direct taxes and indirect taxes. The example of direct tax is income tax, which will be covered during this semester. GST and custom will be coming in later semesters. What is income tax? Income tax is tax on income. Okay, and we will learn the definition of income later on. There are 5 heads of income, that is salary, house property, capital gain, business or profession, and other sources. The definition, the coverage of this act is called Income Tax Act 1961, which is applicable to whole of India and came into existence on 1st day of April 1962. We also saw the definition of India. There are 2 types of taxes, inclusive and exhaustive. We have already covered. Inclusive definition जो होती है वो कुछ examples देती है. Exhaustive definition जो होती है वो perfect होती है. ठीक है. Assessee का meaning भी we have already covered. Assessee means the person who is liable to pay taxes. The person in whose against the proceeding is initiated under this act means who is liable to pay fine and penalty. Deemed assessee is also assessee. Okay. Assessment we have already seen. Assessment is a process of calculating income and tax liability. पर्सन की डेफिनेशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया था. इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन. ओके, मुझे खाली इतना पूछना है, ये डेफिनेशन हम लोगों ने कवर किया है या नहीं किया पर्सन की डेफिनेशन? नो सर, ये नहीं हुआ है. इससे पहले का सब हो गया है? यस सर. क्या चीज बोलो? HUF पढ़ाए थे आपने, इतना याद है? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी याद है एक्चुअली कि हमने ये पढ़ा है और मैंने पैन के बारे में भी आपको डिटेल्स दिया था. खैर हम लोग एक बार रिवाइज कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन ऑफ पर्सन, पर्सन के ऊपर ही टैक्स लाइबल होता है, तो पर्सन की कैटेगरीज के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी भी डिसाइड होती है. ठीक है. इफ यू लुक एट दी फाइनेंस एक्ट, दैट इज बजट, एवरी ईयर बजट इज पास्ड एंड बजट में इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनकी कैटेगरी में टैक्स रेट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है. तो इसके हिसाब से आपको बाइफर्केशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल होते हो. ठीक है. और हर कैटेगरी में कैलकुलेशन के मेथड वगैरह अलग अलग है. ठीक है. सो वी विल ओनली बी कैलकुलेटिंग फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नाउ. हम लोग इंडिविजुअल और HUF का ही कैलकुलेशन देखने वाले हैं. बाकी कोई कैलकुलेशन हम लोग को फिलहाल नहीं देखना है. फर्म भी हम लोग करेंगे लेटर, इन लेटर सेमिस्टर फर्म के ऊपर भी करेंगे. बट अदर देन दैट हम लोग किसी की टैक्सेबिलिटी हम लोग यहाँ पर लर्न नहीं करने वाले हैं. ठीक है. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पर्सन को सेग्रीगेट करेंगे. पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है. इंडिविजुअल मतलब आप जैसे हैं, मैं जैसे हूँ. ठीक है. हमारी कोई एग्जिस्टेंस है, इस हिसाब से आपका एन इंडिविजुअल जो कैटेगरी जो है वो डिसाइड होता है. इंडिविजुअल की कैटेगरी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस एक्स. ठीक है. माइनर. ठीक है. कोई प्रोफेसर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, लाइक दैट आप एक इंडिविजुअल की जो है वो कैटेगरी जो है इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं और इजी होता है आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल को. ठीक है. इसके अलावा है आपका HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहाँ पे फैमिली की डिटेल्स आपको दी होगी. हिंदू फैमिली की आपको डिटेल्स दी होती है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है. तो मिस्टर राम, सीता, लव एंड कुश. ठीक है. इंगेज्ड इन बिजनेस, तो वो आपका HUF में आ जाएगा. कंपनी आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? कंपनी जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं पहले वो बता दो मुझे. चलो, सुना है इससे पहले वर्ड कंपनी? अरे बोलो यस और नो. आप
डू यू नो अबाउट कंपनी? पहले आप बताओ, कंपनी के बारे में कभी सुना है, सीखा है? क्या होता है कंपनी? टाइप्स क्या है कंपनीज के, पता है आपको? बहुत थकीले हो तुम लोग। बोलो ना, तो मैं आगे नहीं जाने वाला, सिंपल सी चीज है। आपको यस और नो बोलने में भी बहुत तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। आंसर तो पूछा ही नहीं। इज इट ऑडिबल? चैट में क्या है? यस सर। ठीक है। अच्छा है कि मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही है, बिकॉज मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, कनेक्शन फील नहीं हो रहा कि आप लोग वहां पे हो भी करके। आइदर यू मस्ट बी स्लीपिंग। ठीक है, ऐसे चालू करके लेक्चर छोड़ देते हैं ना, वैसा ऐसा लग रहा है। ओके, तो कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, उसके आगे वर्ड लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपनी को। ठीक है। फर्म जो होता है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, तो पार्टनर्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, है ना, ये आप लोगों ने अर्लियर स्टेज में पढ़ा है, 12th में था ये। कलेक्टिवली हम लोग पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर भी डिटेल्स आपको एग्जैक्टली इसी तरह से दी होगी, पार्टनर्स की डिटेल दी हुई होती है कि दे आर इन पार्टनरशिप। ठीक है। तो व्हेन दे आर इन पार्टनरशिप तो वो फर्म में आ जाता है। वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पर। ठीक है। सो फर्म जो है, फर्म में क्या होता है? पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनरशिप किसी भी चीज की हो सकती है, और पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज कंपल्सरी, बट ऐसे तुमने देखा होगा इट इज ऑप्शनल होगी फर्म के लिए, तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो पार्टनरशिप है तो वो उसमें आ जाएगी। ठीक है। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है? अब ये ग्रुप्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसका ग्रुप है? यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है। ह्यूमन बीइंग, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी मिले, और उन्होंने फिर क्या ट्राई किया? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिनेमा हॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। एक थिएटर बना लेते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 मास्क सेल करेंगे। ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर इंडिविजुअल के अलावा कंपनीज भी हो सकती है, मतलब कंपनी एसोसिएट्स हो सकती हैं। ठीक है। फॉर्म हो सकता है, उसके अंदर लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कुछ दो चार लोग मिलकर क्या करेंगे? कोई बिजनेस करेंगे, उससे उनको एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो टैक्सेबल होगा। तो किस में टैक्सेबल होगा? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका एग्जाम्पल है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। ठीक है, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और वो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन अगर आप लोग ने देखा होगा, वो लाइन फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं। तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक फर्म हो सकता है। ठीक है। एक लोकल अथॉरिटी हो सकती है, सब मिलकर किसी क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वहां से उनको इनकम आ सकता है। तो इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल होंगे, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल के अलावा फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकता है, सब मिलकर बिजनेस करेंगे। ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते किसी भी कैटेगरी में। ठीक है। ये लोग एसोसिएशन में होते हैं, लेकिन ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, कंपनी की तरह या फर्म की तरह रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आते हैं, और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं, और वहां पे उनको इनकम होता है। ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझा होगा। फर्म में पार्टनर्स होते हैं, एसोसिएशन में भी एक से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन वो पार्टनर्स नहीं है। ठीक है। वो एक शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए आते हैं, ओवर गेम ओवर एंड बिजनेस इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरह का होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आपका बीएमसी वगैरह आते हैं, पंचायत आते हैं, बार काउंसिल्स हैं। ठीक है। पोर्ट ट्रस्ट है।
ये सब किस में आते हैं? आपके लोकल अथॉरिटी में। लोकल अथॉरिटी में जिनको लोकल डिसीजन लेने का राइट है, म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी इसका एग्जाम्पल है। पंचायत, लोकल पंचायत जो होती है, विलेज पंचायत, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बार काउंसिल्स जो होते हैं इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनको लोकल डिसीजन लेने का राइट होता है, अथॉरिटी होती है। ठीक है, अगर आप पोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट होता है, ठीक है, जो कि वहाँ पे लोकल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लोकल डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है, इसलिए उनको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, सो लोकल अथॉरिटी में आपका बीएमसी वगैरह आ जाएगा। एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल है समझो, और वो बोलता है कि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ, इस तरह से। तो गॉड एंड गॉडेस जो है वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, 7th कैटेगरी में, अदर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें गॉड, गॉडेस, टेम्पल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी एक सेपरेट एक्ट से बना है, तो इसलिए उसको आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन में आते हैं। ठीक है, इट इज नाइदर कंपनी नॉर फर्म, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं, इंडिविजुअल तो है नहीं, एचयूएफ भी नहीं, तो अदर्स कैटेगरी में आता है। यूनिवर्सिटी भी इसी में आता है। ठीक है, तो एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, गॉड एंड गॉडेस, टेम्पल्स। ठीक है, तो लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट। कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। सर फर्म तो कंपनी को ही बोलते हैं ना? नहीं, फर्म एंड कंपनी इज डिफरेंट। फर्म जो होता है पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से इंडिकेट करते हैं कंपनी को, फर्म को ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो होता है वो कभी भी किसके साथ में यूज होता है? कंपनी के साथ में। कंपनी में आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी जो क्या बोलते हैं, सॉरी, कंपनीज में जो है आप वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं, और फर्म में जो है आप वो वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एसोसिएट वर्ड यूज होता है, ऐसे सब होते हैं फर्म में। तो फर्म एंड कंपनी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। फर्म में पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो दोनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है लीगल स्टेटस बताने के लिए कि लीगल स्टेटस क्या है इनका। ठीक है, क्वेश्चन होगा, मैं तो फॉरवर्ड करूंगा आपको। पैन नंबर में ही मैंने आपको बताया था, जो 4th डिजिट होता है ये बताता है आप टाइप ऑफ पर्सन कौन से हो। अगर इंडिविजुअल है तो उधर पी लिखा होगा, पर्सनल। ठीक है, तो आपका पी ही लिखा होता है जनरली। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एफ लिखा होगा, कंपनी है तो सी, एचयूएफ है तो एच लिखा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ए है, ट्रस्ट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेकिन ट्रस्ट को अलग से टी दिया है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बी दिया है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल गवर्नमेंट को अलग से दिया है। ठीक है जी, ओके, तो ये पैन नंबर की बात हो गई, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर पर्सन पड़ा है तो पर्सन पैन कार्ड में भी आपका पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, एंड 5th डिजिट ऑफ द पैन नंबर इज योर सरनेम। ठीक है, तो अगर आपके पास पैन होगा तो आपको उसमें समझ में आएगा कि 4th डिजिट जो है वो आपका लीगल स्टेटस बताता है, और 5th डिजिट जो है वो आपका सरनेम बताएगा। नेक्स्ट, इनकम क्या होता है? क्योंकि टैक्सेस, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, तो आपको पता होना चाहिए इनकम में प्रॉफिट्स एंड गेन्स आते हैं, सैलरी, वेजेस। सैलरी एंड वेजेस तो आप लोगों ने सुना होगा। परक्यूसिट क्या होता है? इट्स लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको कैश में कुछ नहीं देता है यहाँ पे, वो काइंड में देता है। काइंड में मतलब लैपटॉप दे दिया आपको पर्सनल यूज करने के लिए, कार दे दिया आपको पर्सनल यूज करने के लिए, मोबाइल दे दिया आपको पर्सनल यूज करने के लिए, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, आपका एलआईसी पे कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके लिए? ये पर्सनल बेनिफिट्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? परक्यूजिट्स बोलते हैं। अगर आपको ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप मिला है तो वो परक्यूजिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि परक्यूजिट में पर्सनल बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसको परक्यूजिट्स बोलते हैं। इलीगल इनकम इज ऑल्सो इनकम, एनी इनकम दैट इज रिसीव्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो आपने एक प्रॉपर्टी बीच में ही सेल कर दी, तो इरेगुलर मतलब क्या होता है? रेगुलर नहीं है। जैसे एवरी मंथ आता है तो उसको आप सैलरी बोलते हैं, है ना, रेगुलर होता है वो।
तो रेगुलर इनकम भी इनकम की कैटेगरी में आता है, इरेगुलर इनकम भी इनकम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जिसकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, कभी भी आ जाता है तो भी इनकम ही बोलते हैं आप उसको। ठीक है, एनी टैक्सेबल इनकम दैट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से आपके किसी सोर्स से आपको इनकम मिला है तो वो भी इनकम की कैटेगरी में आएगा। एनी बेनिफिट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, कोई बेनिफिट आपको मिला है जो आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मनी में मेजर कर ही नहीं सकते तो वो इनकम में आएगा ही नहीं, है ना। एनी सब्सिडी और रिलीफ और रीइंबर्समेंट, कोई सब्सिडी आपको मिली है, रिलीफ आपको मिला है, रीइंबर्समेंट आपको मिला है। सब्सिडी और रिलीफ किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट से आपको मिलता है या तो फिर एनजीओ वगैरह से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडी होती है। ठीक है, आपका गैस के लिए भी आपको सब्सिडी मिलती है, दैट इज। और रीइंबर्समेंट है आपका, रीइंबर्समेंट मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो अगर उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, जैसे आप गए मनाली में टूर पे गए, मनाली में टूर किया आपने, आपने सारे एक्सपेंसेस कर दिए, बिल्स लेकर आया, आपने सबमिट किया। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपको पूरे बिल्स के लिए पेमेंट करेगा, और अगर वो कर रहा है ऐसा तो ये आपके लिए इनकम है, क्योंकि आप पर्सनल ट्रिप पे थे। लेकिन अगर ऑफिशियल ट्रिप है तो वो इनकम में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? आप पहले एक्सपेंसेस करो, बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो रीइंबर्समेंट आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे जो भी आपने एक्सपेंसेस किया था, उसको आप रीइंबर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, गिफ्ट द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड INR 50,000, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है। 50,000 से ज्यादा का कितना भी गिफ्ट हो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। जैसे अगर 51,000 का गिफ्ट आपने रिसीव किया है, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, गिफ्ट का मतलब ही होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब बदले में आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, इंडिविजुअल या HUF को गिफ्ट मिला है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, जैसे कि 50,001 रुपी, तो 50,000 से ज्यादा होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अप टू 50,000 आप गिफ्ट ले लो, कुछ भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। जैसे ही आपने 51,000 का गिफ्ट लिया, पूरे 51,000 पे आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई प्राइज आपको मिला है, कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसेस, कैजुअल इनकम में आपके लॉटरी वगैरह आते हैं। ठीक है, लॉटरी के बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इनकम की कैटेगरी में मैंने आपको इनकम दे दी है यहाँ पे, तो ये इनकम की डेफिनेशन में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर जो है आपका, और प्रीवियस ईयर जो है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं और प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? असेसमेंट का मीनिंग आपने पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स और टैक्स लाइबिलिटी, है ना। तो असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? जिस ईयर में असेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर होता है, जिसमें आप इनकम को टैक्स इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनके इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं, तो फॉर एग्जांपल 1920 ईयर 1920 में आप क्या करेंगे? इनकम को अर्न करेंगे, तो उसको आप प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको टैक्स पे करना है 2021 में, कौन से इनकम के ऊपर? जो आपने 1920 में आपको, जिस पे आपने इनकम अर्न किया है। ठीक है, तो फुल ईयर आपको 1920 क्या करना है? सिर्फ इनकम अर्न करना है, टैक्स पे करने की नहीं सोचना है आपको। ठीक है, टैक्स कब पे करना है? जैसे ईयर खत्म होगा, आपका पूरा इनकम कैलकुलेट होगा, फिर टैक्स कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर इज अ 12 months पीरियड कमेंसिंग ऑन 1st April टिल 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। यही डेफिनेशन है इसकी। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन यही है कि 1st April को स्टार्ट होता है, 31st March को खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी ईयर आपका असेसमेंट ईयर हो सकता है अगर उसमें असेसमेंट ईयर हो रहा है। अगर आप करेंटली बात करेंगे तो असेसमेंट ईयर कौन सा है आपको पता है कि कौन सा ईयर चल रहा है? ये कौन सा असेसमेंट ईयर है? 2021 एंड 22, 2021 एंड 22। कभी भी 2 साल का जो ये 1st April से स्टार्ट होता है और दूसरे ईयर में 31st March को खत्म होता है। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज 2021 22। ठीक है, जो कि आपका असेसमेंट ईयर है। अभी इस करंटली जो आपका है वो असेसमेंट ईयर क्या है? 2021 22 जो है आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021 2021 will 2021 will be the previous year for the assessment year 21-22.
तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि असेसमेंट ईयर से पहले आता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, टेक्निकली प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स उसके ऊपर पे करते हैं। इधर पे उसका मीनिंग है, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड एज द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीड्स द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर से पहले आने वाला जो ईयर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इनकम को अर्न करते हैं जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है, ताकि असेसमेंट ईयर में आप उसके ऊपर टैक्स पे कर सको। ठीक है, तो करंट ईयर जो है हमारा, असेसमेंट ईयर जो है वो आपका 21-22 है, ये असेसमेंट ईयर है आपका, और जो प्रीवियस ईयर है आपका 2021 है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर जो है आपका लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में 12 मंथ नहीं लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में इतना ही लिखा है कि द ईयर विच इज प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले आने वाले ईयर को प्रीवियस ईयर बोला जाता है। असेसमेंट ईयर कैन बी ऑफ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। अब आप बोलेंगे लेस देन 12 मंथ कैसे होगा, अगर न्यू बिजनेस है बेटा तो वो इनकम कब अर्न करना स्टार्ट करेगा, जब बिजनेस फॉर्म होगा तब से स्टार्ट करना शुरू करेगा इनकम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी 1 अगस्त से फॉर्म हुई है, तो कंपनी जो है इनकम अर्न करना कब स्टार्ट करेगी, 1 अगस्त से करेगी। ठीक है, तो उसका ईयर जो है 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाता है। ठीक है, सो फॉर न्यू बिजनेस द प्रीवियस ईयर कैन बी लेसर देन 1 ईयर और 12 मंथ्स। ठीक है, तो न्यू कंपनी के केस में, और आप, ठीक है, न्यू कंपनी के केस में आपका ईयर जो है वो लेस देन 1 ईयर हो सकता है। तो ये आपको इतना ही ध्यान देना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस ईयर 17-18 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 18-19। प्रीवियस ईयर 18-19 है तो असेसमेंट ईयर 19-20 होगा। उल्टा भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि अगर प्रीवियस ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर अगर असेसमेंट ईयर 2021 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 19-20। तो उल्टा और सीधा दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए उसकी। ओके, सेक्शन 4 जो है वो लास्ट आपका जो टॉपिक है इसका, इनकम टैक्स शैल बी चार्ज ऑफ एवरी पर्सन कॉल्ड असेसी on the total income earned during the previous year relevant to assessment year at the rate or rates prescribed by the finance act। तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर चार्ज होने वाला है उसको आप क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। The type of tax which is going to be charged under income tax act is called income tax। ठीक है, so income tax shall be charged of every person। किसका टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे, एवरी पर्सन, जिसको हम लोग एसएससी बोलेंगे। अभी लास्ट टाइम पे एसएससी की डेफिनेशन हमने पढ़ा है, एसएससी इज अ पर्सन हु पेज टैक्स। ठीक है, हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो एसएससी को पे करना है टैक्स। कहाँ किस पे टैक्स पे करेगा वो, अपने टोटल इनकम पे। तो इनकम की डेफिनेशन भी हम लोगों ने सीख लिया है, काफी सारी चीजें इनकम में आती है। ठीक है, अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको अर्न कब करना है, प्रीवियस ईयर में। पे कब करना है, असेसमेंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप इनकम को टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर। रेट कौन बताएगा इसका, रेट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट मतलब एवरी ईयर जो बजट आता है उसको आप फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट आपको आपका बजट बताएगा कि रेट कौन सा, इनकम टैक्स का रेट कौन सा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, खत्म। ओके, लेट मी नो आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर कोई डाउट है, कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको एक साथ अभी आपके सॉल्व कर दूंगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेट मी नो, अदरवाइज मैंने दूसरे चैप्टर की भी पीपीटी आपको भेज दिया है। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ इट। So I am giving you some time, you read it now and tell me, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है, बीच में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से अच्छा है मैं अभी एक ब्रेक लूंगा, तो ब्रेक लेने के बाद मैं दूसरा आपको, मतलब आप दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर इन न्यू लेक्चर। सर एक बार, हाँ, HUF का डेफिनेशन बताओ। HUF का कोई डेफिनेशन नहीं होता बेटा। HUF का डेफिनेशन क्या है, HUF में एक हिंदू फैमिली होगी, ठीक है, जो कि बिजनेस कर रही है और उससे उनको इनकम हो रहा है। तो
उसमें एक कर्ता होता है, को पार्टनर्स होते हैं, आप लोगों ने सब सीखा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसमें हिंदू फैमिली की डिटेल दी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम, मिसेस सीता, देयर चिल्ड्रन दैट इज लव एंड कुश। ठीक है, दे आर एंगेज्ड इन अ फैमिली बिजनेस, उससे उनको इनकम आ रहा है। ठीक है, जॉइंट इनकम आ रहा है हिंदू फैमिली को, तो वो आपका क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन आपको लिखने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में कि एचयूएफ की डेफिनेशन लिखो। नहीं, इट्स अ फैमिली, इट्स अ हिंदू फैमिली बिजनेस जहाँ से उनको इनकम आ रहा है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जॉइंट है। याद आ गया सर, ट्वेल्थ में। हाँ, ट्वेल्थ में किए थे वही है, सेम है, अलग कुछ नहीं है यहाँ पे। एक कर्ता होता है जिसको टैक्स पे करना होता है ना, दी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्सेस करता हूँ। को पार्टनर्स को कोई टैक्स पे करना नहीं होता उसमें। ओके, रीड इट वंस। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ लो। हाँ, हेड ऑफ द फैमिली को आप कर्ता बोलते हैं, बराबर। जो कि टैक्स पे करता है वो एक्चुअली करता ही होता है। ओके, लेस देन 12 लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। तो दोनों लेक्चर की सेपरेटली अटेंडेंस होगी, स्निप कर लेता हूँ। आता क्यों नहीं? कहीं ऊपर नीचे कहीं है क्या? पता नहीं। वापस कहाँ चला गया अभी? हाँ, बट अगर ये नहीं हुआ तो आप में से किसी को लेना पड़ेगा अटेंडेंस। पता नहीं क्या नहीं है। स्क्रीन प्रिंट देखो क्या आ रहा है क्या? मैं लेता हूँ, ठीक है। सर अटेंडेंस ग्रुप में मत सेंड किया करो, मैम लिंक से रखते हैं, तो ग्रुप में सेंड नहीं करते। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अनादिल तो मुझे मैसेज करो पर्सनली अटेंडेंस। ठीक है,
और अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर दो। तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ग्रुप में मैसेज नहीं करूँगा अटेंडेंस, सिंपल। So I am giving you time. You can go through the concepts of income tax. वहाँ पे कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, ठीक है। I have forwarded you another PPT that is for scope of total income. That is our next chapter, ठीक है। बिकॉज हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है एंड नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 10:30 को, ठीक है। तो तब तक के आपके पास टाइम है, आप उसको रिवाइज करेंगे। 10:30 से हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एक लेक्चर वहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है। तो बी रेडी, और उसकी अटेंडेंस अलग से होगी, ठीक है। सो आप मुझे वो अटेंडेंस भेज दो बेटा, किसने भी अटेंडेंस लिया है वो मुझे भेज दो। हाँ सर भेज रहा हूँ। हाँ, ओके। सो व्हाट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फाइनल करेंगे, जो हमारा 4th लेक्चर है उसके अंदर। या आगे नहीं जा रहा है, ओके। So the term scope of income means which item of income are included and which item are excluded while computing tax liability. तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनकम टैक्स मतलब इस पर्टिकुलर बंदे को टैक्सेबल होगा, या कौन सा इनकम इस पर्टिकुलर बंदे को टैक्सेबल नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। इनकम का स्कोप कितना है, कौन सा इनकम किसको टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है। दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कितना इनकम आएगा, या किसको कितना इनकम चार्ज होना चाहिए। द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग टोटल इनकम इज टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम किसी बंदे का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेक्शन 5 के हिसाब से आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 3 तरह का है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, और यही आपको डिसाइड करके बताएगा कि कौन सा इनकम किसको कितना चार्जेबल होगा। अब आप बोलेंगे सर हम लोग को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मीनिंग नहीं मालूम, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मीनिंग नहीं मालूम, सर नॉन रेसिडेंट का मीनिंग भी नहीं पता है। मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम है इसमें से कुछ भी, ठीक है। और आपको फिलहाल इसमें से कुछ भी मालूम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेक्शन 6 और सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में हम लोग क्या करेंगे, इसको डील करने वाले हैं। मतलब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, तब आपको समझ में आएगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। अभी के लिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट बोलते हैं तो नॉन रेसिडेंट उस बंदे को नहीं बोला जाएगा जो फॉरेन का है, ठीक है, या फिर रेसिडेंट उस बंदे को नहीं बोला जाएगा जो इंडिया का है। तो एक फॉरेनर इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है, एक इंडियन इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो सर कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड कौन नॉन रेसिडेंट है, कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। वो डिसाइड होगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, वो इंडिया में कितना दिन रहता है। तो अगर एक जो आपका जो आपका फॉरेनर है, फॉरेन सिटीजन है, वो अगर इंडिया में उतने डेज रह लेता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। एक इंडियन है अगर इंडिया में इतना दिन नहीं रह रहा है प्रीवियस ईयर में, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। कितना डेज रहना है सर इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए, वो सब मैं आपको सेक्शन 6 में बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा। तो पहले सेक्शन 5 आएगा, 5 में आपको ये बताना है कि कौन सा इनकम किस कैटेगरी में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है। तो इनकम जो है वो ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम एंड फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इस तरह 3 कैटेगरी में जो भी इनकम आपके डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इंडियन इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या इनकम एक्रूड इन इंडिया, या इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, या फिर इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सारे इंडियन इनकम है, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे। अगर इंडिया में रिसीव हुआ है वो इनकम तो भी इंडियन इनकम है, इंडिया में रिसीव होना था
ठीक है। मतलब अगर उसने सैलरी यहाँ पे अर्न किया है, रिसीव कहीं और पे किया है, तो उसको राइट टू रिसीव बोलते हैं, है ना। तो अगर इंडिया में आपने सैलरी अर्न किया है, तो अक्रू का मतलब क्या होता है, आपने अर्न किया है, तो भी वो इंडियन इनकम ही माना जाएगा। ठीक है। डीम टू बी रिसीव जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन होता है आपका पीएफ का, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, आपको पता है कि अभी आपको नहीं मिलने वाला है, इट इज नॉट रिसीव्ड बट इट इज डीम टू बी रिसीव्ड। पीएफ वगैरह क्या होता है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट वगैरह में, या फिर उससे पहले जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपको मिलता है, लेकिन वो आपका इनकम है। ठीक है। इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया, अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका कनेक्शन प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, और अगर आप उसका इनकम बाहर रिसीव करते हैं, बाहर अर्न कर रहे हैं, तो ऐसे भी चीज को आप क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम बोलते हैं। ठीक है। तो इंडियन इनकम कौन कौन सी कैटेगरी की होते हैं, इंडियन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया। ठीक है। तो क्या जरूरत है आपको इंडियन इनकम जानने की, और फॉरेन इनकम क्या होता है, जो इंडियन इनकम नहीं उसको आप फॉरेन इनकम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको रीड करना है, ये प्रोफार्मा, कि किस किस को क्या क्या टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में 10:30 को हम लोग वापस से रीजॉइन करेंगे, 10:30 को। ठीक है। और फिर वहां से मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। ये चैप्टर आज हम लोग को खत्म करना है कैसे भी करके। अटेंडेंस ये पर्टिकुलर लेक्चर की ले लो और मुझे भेज दो, ये लेक्चर अभी एंड होने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है। सो बेटर आप मुझे अटेंडेंस भेज दो, वी विल सी के क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर 10:30 को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके। सेम लिंक है, लिंक अलग नहीं होगी, सेम लिंक से आपको 10:30 को ज्वाइन करना है। सेंड कर दिया। ओके गुड।